तो हम लोग अब निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए और 28 तारीख लग चुकी है। शिवाय का बर्थडे है आज और शिवाय आगे बैठा है अपने पापा के साथ, देखो ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है, अंधेरा है तो, और रात में ही निकलते हैं, जबकि पता है मुझे कि रात में निकलना अच्छा नहीं लगता, फिर भी चलो। तो अभी हम लोग 3:30 बज रहे हैं और खाना खाने के लिए रुके हैं। पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, पर हम लोग घर से रात में खाना खा के नहीं निकले थे। ये चिमकांडी बैठा हुआ है, ऋतिक नाम है इसका, और ये है बर्थडे बॉय जिनने आते आते अपनी पूरी हालत खराब कर ली है। और ये हमारे पति, आने से पहले इनसे विकट कलेश हुआ है, अच्छा वाला कलेश हुआ है, बढ़िया वाला। ऐसे करो पति, ऐसे ऐसे दिल बनता है, ऐसे करो, ऐसे वाला, ऐसे करो ना, अरे ऐसे। ये श्रीनिका ये एक नींद पूरी कर चुकी हैं और अभी इन्हें उठा लिया है ताकि इन्हें कुछ खिला दें, क्योंकि तो हमारा अभी ऑर्डर तैयार हो रहा है। तो हमने मंगाई दाल तड़का, शाही पनीर और घर से गोभी आलू में बना के ले गई थी। श्रीनिका को मैगी खिला रही हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया मैडम ने। फिर बस वहाँ से खा पी के हम लोग निकल गए अपने सफ़र के लिए, प्रेमानंद जी को सुनते हुए, उनके विचार सुनते हुए। और सुबह के लगभग 5 बज चुके थे और नज़ारा बहुत प्यारा दिखने लगा था। धीरे धीरे सूरज उगने लगा था। मैंने तो बहुत टाइम बाद उगता सूरज अपनी आंखों से देखा था। और सारे बच्चे रास्ते में सो गए थे और बस हम पति पत्नी दोनों जग रहे थे। हम लोग को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे को रास्ते में सफ़र का आनंद बाहर देखते देखते अच्छा लगता है। फिर देखो पतंजलि का गुरुकुल भी पड़ गया, सारे जितने पतंजलि के संस्थान हैं सब पड़ गए। सूरज कितना प्यारा लग रहा था यार, मैं बहुत दिनों बाद देख पाई थी। ये हर की पौड़ी का नज़ारा आपको दिख रहा है, मतलब हरिद्वार यहाँ से शुरू हो चुका था और रुड़की में पतंजलि के सारे संस्थान बने हुए थे। और सुबह होते होते चेहरे की देखो बैंड बज चुकी थी क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे और ये दिन भी आज का ऐसा ही जाने वाला है। अब हम लोग ऋषिकेश के रास्ते में हैं। हमने डिसाइड किया कि हरिद्वार में ना रुक के सीधे ऋषिकेश में चलेंगे, वहीं जाकर नीलकंठ के दर्शन करके शिवाय का बर्थडे मनाएंगे। एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाले सीन थे यहाँ पर, लेकिन लोकल लोगों ने हमसे ये भी बोला कि यहाँ जानवरों का खतरा है, यहाँ पे हाथी शेर चीते निकल आते हैं तो उनसे बच के रहिएगा। पर हमें बंदर और मोर के सिवा वहाँ पे कोई जानवर नहीं दिखा और हाँ मुर्गे भी दिखे बहुत सारे। जितनी तो वहाँ पे सुंदरता थी ना, वहाँ पे टूरिस्टों ने जाके उतना ही गंद मचा रखा था। मतलब इतना प्लास्टिक का कचरा, इतनी शराब की बोतलें, इतनी प्लास्टिक की बोतलें। और अगर आप शराब पीने के लिए वहाँ जाते हो तो ऐसी जगहों पे प्लीज़ मत जाया करो। वो स्पिरिचुअल प्लेस है, वो आध्यात्मिक प्लेस है, वहाँ जाके साधना करनी चाहिए, भगवान से मिलने जाना। छोटे से ये 2 ही घर हैं यहाँ पे, शादी ब्याह होता होगा तो ये लोग आपस में दूसरे को बुला लेते होंगे और कहानी खत्म हो जाती है। वो पानी कहाँ से, मुझे लगा यहाँ से पानी जा रहा है। वो अच्छा जमीन के अंदर से गड्ढा कर रखा है, बनी रही है वीडियो देखो। लेकिन पता है यार, मुझे कचरे से बहुत दिक्कत है। लोग आते हैं यहाँ पे घूमने हैं, लेकिन ये देखो, इसको अपने साथ बैग में गाड़ियों में भर के नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शराब पीते हैं लोग आके, बदतमीज लोग। ये देखो, ये होता है यहाँ पर। और ये सड़क क्रॉस कर रहा है, भागा 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 भागा। क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, क्या हो गया, क्यों रो रही है? तू तो नींद पूरी कर चुकी है अपनी, और क्या, क्यों रो रही भैया? मोर नहीं दिखेगी श्रीनिका? डरते नहीं है, डरते नहीं है। देखो तुमने फर्स्ट टाइम देखा है ना, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। ले वो 20 का नोट आगे एक झरना सा बह रहा था, उसमें से हमने एकदम फ्रेश पानी भरवाया और वो पानी हम लोगों ने पिया क्योंकि हम बहुत प्यासे थे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे, नज़ारे और सुंदर देखने को मिल रहे थे। नीचे की साइड में आप देखो कितना सुंदर पूरा ऋषिकेश हमें दिख रहा था। गंगा जी बह रही थी, उतना साफ़ पानी दिख रहा था ना, एकदम शीशे जैसा साफ़। फिर हम अपने होटल पे पहुँचे, हरे रामा करके होटल है, हमने ये होटल बुक किया और हमने इसका 2nd फ्लोर लिया क्योंकि ऊपर से ज़्यादा अच्छे से नज़ारे दिख रहे थे। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे शीशे बहुत अच्छे लग रहे थे, बड़े बड़े शीशे जगह जगह लगा रखे थे। अच्छा चलो, ये रूम सही है, इसके लिए ऋतिक के लिए अलग बेड हो गया। ये बेड ये है, तो लेटरिन यही है, हिंदी भी है।
अरे हिंदी सीट तो सही होगी इसमें बेटा। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा टास्क ये है कि हिंदी सीट ढूंढना टॉयलेट की, क्योंकि शिवाय नहीं जा पाता इंग्लिश स्पॉट पे। चलिए, ये बाहर मेरे रूम से कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा था होटल से बाहर। फिर कोई अपना डॉगी लेके आया था, पहले से उसकी क्लिप मैंने ऐड कर दी। ये ऊपर 3rd फ्लोर का सिटिंग एरिया है, ये भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे डिनर कर सकते हो, आपको बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पूरा छत ओपन था, अंदर उन्होंने एक योगा रूम टाइप का बना रखा था और बाहर बहुत अच्छे नज़ारे थे, देख के बड़ा ही दिल को सुकून मिला। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अब हम लोग थोड़ा रेस्ट किया। नींद तो नहीं आई, और क्योंकि रात को एक बार नींद ना लो तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे को अगर रात को मैं नहीं सोई तो मुझे फिर अगले रात में ही नींद आती है। दिन में मैं मुश्किल से सो पाती हूँ। तो थोड़ा लेट के बस बॉडी सीधी की है, नहा धो लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं हम लोग। लास्ट में हम लोगों ने आलू पराठा चाय वगैरह ले ली थी, तब से अब तक हम लोगों ने थोड़ा एक चाय अभी और लिया, उसके बाद कुछ नहीं लिया। बस इसके बाद अब मैं तैयार होना जा रही हूँ और फिर हम जाएंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। उसके बाद मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी कि नीलकंठ पे कैसा लग रहा है। लेकिन हमारा जो होटल है ना, इसका व्यू बहुत प्यारा है, तो मुझे इसका व्यू बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है, मैं गेट रेडी विद मी शूट करूँगी अभी, तो मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये हमारे होटल के रूम से व्यू है और वो देखो सामने राफ्टिंग हो रही है। ये जो बोट्स दिख रही है ना आपको, चीटी सी, तो ये गंगा नदी में राफ्टिंग हो रही है। अब बड़ी भीड़ इस समय है, तो और आने वाली गर्मियों में कितनी होगी सोचो। और जो रास्ता दिख रहा है ना ऊपर जाता हुआ, वो सब नीलकंठ की तरफ जा रहा है। यहाँ से 22 किलोमीटर है, तो 1 घंटा तो लगेगा जाने में। और ये देखो नॉर्मल लोगों के घर हैं, मतलब यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके घर हैं ये। और पता है वहाँ तक पैदल जा सकते हैं होटल से। चलो अब तैयार होते हैं, फिर नीलकंठ में मिलते हैं, ठीक है। तो मैं ये साड़ी पहनूंगी, हल्की है, यहाँ पे गर्मी भी है तो ये काम आएगी। थकान इतनी ज़्यादा थी कि थकान मेरे चेहरे पे अच्छे से दिख रही थी। मैं बहुत थकी हुई थी, फिर भी मैं तैयार हो रही थी। मैंने बहुत भर भर के सनस्क्रीन लगाया सबसे पहले, उसके बाद मैंने लैक्मे का सीसी क्रीम लगाया, क्योंकि फाउंडेशन तो सब बह बह के निकल जाता। इतना गर्मी यार ऋषिकेश में थी, मैंने ये सोचा नहीं था। फिर वो अपना जो बेसिक मेकअप करते हैं, कंसीलर लगाया, उसको अच्छे से फिंगर से ब्लेंड किया, क्योंकि मेरे को अब हाथ से मेकअप करना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अपने हाथ बस साफ़ होने चाहिए। और फिर मैंने लैक्मे का SPF वाला कॉम्पैक्ट लगाया, ताकि मैं जितना हो सके मोर प्रोटेक्शन ले लूँ सनस्क्रीन की। और ये कंटूर, काजल वाजल सब लगा लूँ के फिक्स करके मैंने अपना मेकअप बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। साड़ी मैंने इसलिए पहनी, मेरा साड़ी पहनने का बेस्ट डिसीजन था यार, क्योंकि इतना आराम मिला मुझे साड़ी में। शायद मैं कुछ और पहन लेती तो मुझे इतना आराम नहीं मिलता। अच्छा, मेरी बिंदी पता है रेड कलर की कोई नहीं थी, तो मैंने बिंदी पर रेड लिपस्टिक लगा ली और वो बिंदी ऐसे लगाई तो बिल्कुल मेरी साड़ी से मैच हो गई। तो ये मुझे एक हैक बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले सोचा चोटी कर लूँ, फिर चोटी अच्छी नहीं लगती, उसमें भी मेरे बाल चिपकते, गर्मी लगती। फिर मैंने जूड़ा कर लिया और 2 स्टैंड लगा लो तो आप वैसे ही सुंदर लगने लगोगे। तो ये मैं हो गई हूँ तैयार और अब चलते हैं। शिवाय गुस्सा हो गए हैं, शिवाय का ड्रामा चालू हो गया है बर्थडे पे, और पापा और शिवाय दोनों सेम कपड़े हो गए हैं आज दोनों के। श्रीनिका अलग है कि श्रीनिका ना चप्पल पहन रही है ना चिमटी लगा रही है। श्रीनिका, आपने क्लिप क्यों निकाल के फेंकी? क्लिप क्यों निकाली बताओ सर में से? और यहाँ मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे माइक की बैटरी लो हो गई है, मेरा माइक चलना बंद हो गया है। तो मैं क्या बोल रही थी मुझे पता नहीं चला। लेकिन चलिए, हमारी गाड़ी तैयार खड़ी है और इतनी धूप में हम निकल रहे हैं। हमें लगभग 2:30 बज गया था, आधा घंटे में तो मैं तैयार व्यार होकर फटाफट फ्री हो गई थी। हमने होटल से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं, फटाफट इसी चलवाया, क्योंकि इतनी गर्मी मैंने सोचा ही नहीं था। मैं बार बार गर्मी गर्मी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी थी यार सच में। तो जब भी जा रहे हो घूमने तो हल्के कपड़े लेके जाना। बाय द वे, यहाँ का नज़ारा देखो, बहुत प्यारा था यार, बहुत सुंदर। और जितना हम ऊपर चढ़ रहे थे, गंगा जी उतनी ही पास लग रही थी और इतनी सुंदर लग रही थी। मतलब राफ्टिंग तो खूब ही हो रही थी वहाँ पर। 22 किलोमीटर का सफ़र तय करके काफ़ी ऊपर चढ़ाई चढ़ के उसके बाद हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और अब हमें यहाँ से पैदल जाना था। तो आप नज़ारा देखो, बहुत सुंदर था। लेकिन इतनी गाड़ियाँ, इतनी कार, इतनी भीड़, ऊपर भी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि जब मैं बहुत पहले आई थी तो इतनी भीड़ नीलकंठ पे नहीं हुआ करती थी। अब कम से कम यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। और चलते चलते यहाँ के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे तो आपका दिल वैसे ही खुश हो जाएगा, बहुत सुकून मिलेगा। रास्ता इतना घुमावदार था कि मुझे तो उल्टी सी करने लगी थी। ये तो भला हो कि मैंने एक ही आलू पराठा खाया था और सिर्फ चाय पी थी। ये प्रसाद की दुकानें आपको मंदिर से थोड़ी दूरी पे दिखाई देने लगेंगी। आपको यहाँ से प्रसाद लेना है तो यहाँ से लो, मंदिर के पास से लेना है तो मंदिर के पास से लो।
तो ये पति दोनों बच्चों को लेके जा रहे हैं साथ में, और मैं साड़ी पहनी हुई थी तो मैं कोई बच्चा नहीं पकड़ पा रही थी। फिर हमने प्रसाद वाले के पास ही अपनी चप्पल इकट्ठी करवाई और हमने प्रसाद लिया। हमने देखो प्रसाद वाले भैया ने हम लोग के हाथ धुलवा दिए थे, क्योंकि मंदिर से पहले हाथ धोना ज़रूरी है। और हमने कोशिश की कि हम में से कोई भी वॉशरूम ना जाए मंदिर जाने से पहले, जो कि हम लोग नहीं गए, घर से निपट के आए। ये मंदिर का द्वार आ चुका था, मंदिर के अंदर हम लोगों ने एंट्री ली थी। उसके अंदर भी काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको अंदर जाना पड़ता है, मेन मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होती है मंदिर की, और यहाँ पे जो लाइन लगती है उस दिन लकीली लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी, हम चलते चले गए और दर्शन हो गए। ये हम मंदिर से बाहर निकलने के बाद की फ़ोटो दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर आपको अलाउड नहीं है फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह लेना। पर मंदिर बहुत सुंदर है और महादेव के दर्शन करके आपको एक अलग ही शांति मिल जाएगी। फिर थोड़ी देर ऐसे हम दोनों पति पत्नी साथ में बैठे मंदिर के अंदर, ऐसी चिट चैट करी, थोड़ी बातें करी, भगवान के बारे में सोचा। तकरीबन आधा घंटा अंदर बैठने के बाद हम लोग निकल आए बाहर, और हमने कुछ मूर्तियाँ ली, भगवान की फ़ोटो वगैरह खरीदी। इसके बाद मैंने देखा रुद्राक्ष का एक स्टॉल, मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई। मैंने कहा एक रुद्राक्ष मुझे भी खरीदना है। 50 रुपये का एक रुद्राक्ष दे रहे थे यहाँ पर, जो आप चूज़ करो, आपकी किस्मत से जो भी निकल आए। तो मैंने एक रुद्राक्ष यहाँ पे चुना, जो कि पंचमुखी रुद्राक्ष निकला। इन्होंने अच्छे से ब्रश व्रश मार के साफ़ करके मुझे रुद्राक्ष पहनने लायक बना के दे दिया। बस मुझे इसमें धागा डालना है और पहनना है। तो पति यहाँ पर चेक करने लगे हाथ में उठा के कि कहीं नकली तो नहीं है। मेरे को तो नकली नहीं लग रहा था, पर उन्हें नकली लग रहा था। दोनों में बहस होने लगी। मैंने कहा चलो मैं तो ले लेती हूँ। इसके बाद लगभग रात को 6 बजे हम लोग वहाँ से लौट आए, और लौट के आने के बाद मैंने शिवाय के बर्थडे की तैयारी करी। मतलब हमने तैयारी करी, मैंने बलून्स फुला के दिए, और पति ने पूरा रूम सजाया होटल का। पति ये सारा सामान लेके गए थे दिल्ली से। मतलब एक्साइटमेंट देख रहे हो आप मेरे पति की अपने बेटे के लिए, वो सारा इंतज़ाम करके ले गए थे। बस केक नहीं ले जा पाए, क्योंकि केक वहाँ पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाता। तो होटल वाले से ये बोल दिया उन्होंने कि केक दे देना लाकर। अब यहाँ श्रीनिका ने रोना शुरू कर दिया, भैया चलो बर्थडे की तैयारी हो गई है और श्रीनिका ने बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया है यहाँ पर। और वो बर्थडे बॉय 1 साल के बच्चे बन के लेटे हैं बिस्तर में, देखो उआ कर रहे हैं। चलो केक की तैयारी करते हैं। केक आ चुका है। केक की हालत थोड़ी खराब हो गई है यार, सड़क गया ही है खाने ले जाने पर। कोई नहीं, हमारे यहाँ बर्थडे वाले दिन बच्चों का तिलक करते हैं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज़ से तिलक करूँ। तो मैंने दिमाग लगाया अपना और अपनी सिंदूर वाली स्टिक निकाली, उससे मैंने शिवाय का तिलक किया। इन्होंने किया, मैंने किया, हम 2 लोगों ने तिलक कर दिया, बस काफ़ी हो गया। उसके बाद केक कटिंग की तैयारी की। इधर रखो इधर रखो इधर रखो। लो बाहर ऋषिकेश जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे तो खर्च करने हैं। फूक मारो ठीक है, एक फूकना, एक फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवाय, बर्थडे। देखो उधर देखो उधर देखो उधर देखो। हैप्पी हाथ लगाओ, तुम लगाओ हाथ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखो भाई, शिवाय का बर्थडे मन गया है ऋषिकेश में। आज शिवाय का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे शिवाय। आज शिवाय हाँ, नीलकंठ में अपना श्रीनिका नगरी में और बड़ा अरेंजमेंट करा केक का। ये अगला केक मिल गया हमें, तो ये होटल वालों का थैंक यू। तो शिवाय का बर्थडे अब हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं छत पे। बहुत अच्छा टेरेस गार्डन बना रखा है, वहां पे खाना खाएंगे। तो वहीं खाना मंगाते हैं। तो मिलते हैं छत पे। तो हम लोग जा रहे हैं अब छत पे डिनर करने के लिए। उसके बाद आंखों में बहुत नींद भरी है, 2 दिन के जगे हुए हैं, तो आज बढ़िया से सोएंगे आकर। चालू है बेटा, इन्हें यही नहीं पता कि चालू है, नंबरिंग चलती हुई नहीं देख रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ये लोकेशन है। हाँ भाई, तो यहाँ डिनर करने का मन है हम लोग का। सुबह मैंने दिखाया ही था, ऊपर टेरेस गार्डन टाइप का बना रखा है इन्होंने। तो खाना कहाँ खाएंगे देखिए। आज हमने खाने में मंगाया दाल मखनी, दम आलू, फ्राइड राइस, सिंपल राइस, तंदूरी रोटी। अपना डिनर ख़त्म करके हम पहुंच गए छत पे सुंदर से नज़ारे देखने के लिए, जो कि रात में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मतलब लाइटिंग क्या कमाल की हो रखी थी। हमारे जस्ट पड़ोस में एक और रेस्टोरेंट था, बंक कैफ़े नाम का।
वहाँ पे सारे ही विदेशी पर्यटक थे और वहाँ पे खूब शराब दारू पार्टी चल रही थी, खूब गाना बजाना हो रहा था, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइस मैं तो बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। ये तो श्रीनिका बहुत शैतानी कर रही है, पता है। एक तो ये भगाती रहती है अपने पीछे, अभी इस बार आई है ना, ये पूरा एंजॉय कर रही है अपना। मतलब एक सेकंड में उधर मत लेके खड़े हो भैया, एक सेकंड भी सीधे नहीं बैठती है ये। और मैं इतना ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं पति से बोलती हूँ कि मतलब दिन का सफर करना चाहिए, कि अपना रात में नींद पूरी करके अपना दिन में ट्रैवल करो, फिर आके जहाँ भी पहुंच रहे हो और रात में अपना सो के नींद पूरी करके फिर सवेरे फ्रेश होके उठो। पर उन्हें रात का सफर करना है, उनकी वजह से मेरी बैंड बजती है। मतलब मैं हर बार उनकी वजह से परेशान होती हूँ। मैं तो आने का ही मन नहीं करता, कि मतलब मैं सोचती हूँ अब जाना ही छोड़ दूँ कहीं घूमने वूमने के पर्पज से, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। मेरे को ऐसा भी नहीं है कि बहुत से लोग लकी होते हैं जो लेटते हैं और आंख बंद करी और सो गए, पर हमारे साथ वो सिस्टम ही नहीं है ना। बच्चे हैं साथ में और फिर थोड़ी आंख लगती है तो नींद डिस्टर्ब होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो अभी देखो टाइम हो गया है सोने का, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, अब सोएंगे। नज़ारा तो बहुत प्यारा है, मन तो ये भी कर रहा है कि थोड़ी और देर बैठो यहाँ पर, चाय वाय पियो, पर शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। मतलब मेरे सर में बुरी तरह दर्द हो रहा है। तो भी हम लोग जाएंगे, सोएंगे, सुबह कोशिश करेंगे कि जल्दी उठेंगे और सामने जो गंगा जी बह रही हैं वहाँ पे स्नान करके फिर ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ जाएंगे। मुझे पतंजलि योग पीठ भी जाना है, शिवाय को दिखाने और अपने आप को भी दिखाना है। तो कल का प्रोग्राम वहाँ का है, तो कल वहाँ मिलते हैं। अब हमारा चेकआउट का टाइम हो गया, अब हम नाश्ता करेंगे, हम चेकआउट हो रहे हैं थोड़ा सा, फिर गंगा जी जाके नहाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ जाना है। श्रीनिका दे देखना जरा, श्रीनिका श्रीनिका क्यूट बनो, क्यूट बनो, ऐसे बनते हैं क्यूट, देखो सीख लो थोड़ा श्रीनिका से क्यूट बनना। रास्ते में उल्टी ना आए, रास्ते इतने घुमावदार थे कि सबने आलू पराठा ही डिसाइड किया। होटल से चेकआउट करके हम आ गए हैं, ये राम झूला करके एक स्टेचू है वहाँ पर घूमने के लिए, और अभी शिवाय और सब लोग नहाने के लिए जाए हैं, नहाएंगे क्योंकि घर में बाथरूम में तो रोज ही नहाते हैं, गंगा जी में नहाएंगे आज, है ना। वो ये बड़ा सा पुल दिख रहा है ना पीछे, तो इसको कहते हैं राम सेतु। मज़ा बहुत आ रहा है यार, लेकिन गर्मी भी बहुत है बस। तो इस समय इतनी गर्मी है, तो आने वाले टाइम में कितनी गर्मी होगी, मतलब मई जून में तो बुरा ही हाल हो जाएगा फिर, है ना। रामझूला से थोड़ा आगे बढ़ के एक घाट था परमार्थ निकेतन नाम का, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्राचीन घाट था ये भी, और बहुत ही सुंदर तरीके से बन रखा था। महाभारत की पूरी डिज़ाइन इसकी दीवारों पर छपी हुई थी, रामायण के चलचित्र इसकी दीवारों पर छपे थे। और देखो सामने महादेव देख के तो आप समझ ही गए होंगे, इतना सुंदर था ये बना हुआ। ये देखो भाई बच्चे नहा रहे हैं, ये देखो ये श्रीनिका मजा आ रहा है, कहाँ पर रही हो, कहाँ पर रही हो श्रीनिका, अच्छा लग रहा है श्रीनिका, श्री देखो श्रीनिका इधर देखो, मम्मी को दो, मम्मी को। चलो बच्चे नहा धोकर फ्री हो गए, उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा यहाँ पर घूमने के लिए। इसके आगे लक्ष्मण झूला भी था, पर इतनी क्षमता नहीं थी शरीर में कि लक्ष्मण झूला और पैदल चल के और जाएं, क्योंकि कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी हमारे पास और बड़ी गाड़ी वहाँ जाने देते नहीं हैं। तो हमने यहीं पर थोड़ा फ़ोटोशूट अपना किया, बड़ा सुंदर सा एक इसके सामने जस्ट आश्रम था। और ये देखिए हनुमान जी की इतनी प्यारी सी मूर्ति बनी हुई थी, जो एक फ़ोटो सेशन का केंद्र था। यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे अपनी, हमने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और लेडीज़ों के नहाने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं नहाई, क्योंकि चेंजिंग रूम नहीं था, कपड़े कहाँ चेंज करते, सबसे बड़ी बात ये थी। तो सुबह से मैं बिना नहाए तो ऐसे ही घूम रही थी। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करी अपने लिए। ये पूरा रामायण का चलचित्र छपा हुआ था यहाँ पर दीवार पे, और इतना सुंदर 3D बना रखा था इन्होंने कि आप हाथ से छू के इनको फील कर सकते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन थी। फिर हम सामने जो आश्रम बना था उस आश्रम में गए, और आप देखिए कितना सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। मतलब पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, इसकी बनावट कितनी प्यारी है, हरियाली इतनी सुंदर है, आपको बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं होगा वहाँ जाकर। फिर हमें ये बंदर देखने को मिले, और बंदर कई सारे थे। ये जो 3 बंदर बैठे हैं ना, ये शिवाय से लड़ने लग गए थे यार, छोटा वाला जो बच्चा है इनका वो। फिर ये देखो कृष्ण जी की कितनी प्यारी मूर्ति है, शंकर जी की कितनी प्यारी मूर्ति है, और इन मतलब ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू बने हुए थे। मतलब लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छी जगह पर हम आए हैं।
इसके बाद हमने गोलगप्पे खाए और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। तो मेरे पास दिवाली की पूजा करी हुई मूर्तियाँ थीं पिछले साल वाली, तो जो कि हमें गंगा जी में सिरानी थी, तो वो हमने यहाँ पर सिरा दी क्योंकि हमें वैसे कहीं गंगा जी नहीं मिली। और उधर हम अगर घाट पे डालते तो वहाँ घाट पूरा सीमेंटेड था, गंगा जी में नहीं बह पाती वो, इसलिए हमने वहाँ नहीं सिराई। और हाँ, ये मिट्टी बिल्कुल प्योर मिट्टी की हैं मूर्तियाँ, बिल्कुल भी पीओपी की मूर्तियाँ नहीं है, ना ही प्लास्टिक की हैं। तो मैंने बहुत सोच समझ के गंगा जी में इनको डाला है ताकि ये गंगा जी में मिल जाएं और उनमें समाहित हो जाएं। आप देखिए गंगा जी का पानी कितना साफ़ और ग्रीन ग्रीन लग रहा है। मेरी सबसे विनती है कि प्लीज़ गंगा जी को गंदा मत करा करिए, ना ही उसमें कचरा डाला करिए, सोच समझ के कुछ भी करा करिए। ये आपकी प्राकृतिक संपदा है और बहुत लोग बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं गंगा जी को, जो कि मुझे देख के इतना बुरा लगा। कितने प्लास्टिक के पाउच और कितनी सारी चीज़ें नहाते पे मिलती हैं गंगा जी में, ये सब चीज़ें गलत हैं। मैंने यहाँ पर 5 का एक सिक्का डाला बच्चों पर से उतार के। उसके बाद पति ने मेरे ऊपर से पैसे उतारे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, बड़े बूढ़े भी मानते आए हैं कि जल कहीं भी जा रहे हैं, जल में आपको पैसे डालने चाहिए। तो मैंने वही सिक्का पति के ऊपर से भी उतारा ताकि हमारी जो भी समस्या हैं, दिक्कत है, परेशानियां, सब माँ गंगा अपने पास रखें और हमें आशीर्वाद दें। तो हमने फिर एक 5 का सिक्का अपने दोनों के ऊपर से उतार के गंगा जी में डाला और गंगा जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और फिर हम लोग निकल गए प्रेमनगर आश्रम के लिए। तो अब हम पहुंच चुके थे प्रेमनगर आश्रम। प्रेमनगर आश्रम हमारे सतपाल जी महाराज का आश्रम है, जो कि मेरे परिवार वाले उनसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। 40-45 साल 50 साल पुराना रिश्ता होगा मेरे बाबा का, पापा का, सबका महाराज जी के यहाँ से। तो मैं भी बहुत मानती हूँ महाराज जी को, क्योंकि जो परिवार में जिनको आप बचपन से देख रहे हो, जिनकी पूजा हो रही है, जिनको मानते हैं, तो उनके लिए श्रद्धा अपने आप ही हो जाती है। तो मैंने कहा मैं हरिद्वार गई हूँ तो मैं महाराज जी के आश्रम ना जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। और बहुत टाइम बाद मैं महाराज जी के आश्रम जा रही थी, मतलब मैं बचपन में जाया करती थी और बचपन से अब मैं इतनी बड़ी हो गई, 2 बच्चों की माँ हो गई, मैं तब आश्रम आई हूँ। और आश्रम पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, हमें बिल्कुल आराम से एंट्री दे दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने अपने बाबा का नाम बताया, राम निवास वर्मा, जिला प्रमुख बरेली के, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके नाम से ही हमें एंट्री मिल गई, क्योंकि मेरे बाबा ने बहुत सेवा की है महाराज जी की, हमारे पूरे परिवार ने बहुत सेवा की है। तो हम आराम से आश्रम में एंट्री मिल गई, कमरा मिल गया। और ये देखिए श्रीनिका को यहाँ पे आते ही खेलने कूदने लग गई, मज़े करने लग गई अपना। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कितने सालों से यहाँ पर आ रही हैं, बिल्कुल उन्हें लिए नहीं लगा कि किसी नई जगह पर आई हैं। महाराज जी के आश्रम में कमरा मिल गया है, इन 2 बौरों को भी मिल गया है, ये भी उसी में रुकेंगे। अलग मिला ये 2 बौरे, मतलब जॉइंट कमरे। देखो ये वाला कमरा है, ये देखो यहाँ से दिख रहा है ना, ये कूलर लगा है जो, ये वाला कमरा है हमारा फर्स्ट वाला, तो अच्छा पड़ा हुआ है ना। तो हम लोग खाना वाना खा के आए हैं और अब मैं नहाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ, बहुत गंदी लग रही है शक्ल मेरी। फिर देखिए मेरा संघर्ष शुरू हो गया कि वीडियो वर्टिकल बना, हॉरिजॉन्टल बना। मतलब अगर मैं जो वीडियो खुद बना रही हूँ वो अच्छी बन रही है, जो मैं किसी से बनवा रही हूँ मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है कि वीडियो ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। मतलब आधे रास्ते में तो मेरा यही समझा के लोगों को निकल जाता है कि हॉरिजॉन्टल पकड़ो फ़ोन या वर्टिकल पकड़ो फ़ोन, ऐसे वीडियो बनाओ वैसे वीडियो बनाओ। मतलब जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ मैं दिख ही नहीं रही हूँ, जब मैं दूसरों की बना रही हूँ तो दूसरों ही दिख रहे हैं। मैं अपने आप को अगर वीडियो में दिखाना है तो मुझे लोगों से माथा पच्ची करनी पड़ती है कि फ़ोन हॉरिजॉन्टल पकड़ लो, वर्टिकल पकड़ लो। भगवान, बड़ा मुश्किल काम है ब्लॉग बनाना। बाय द वे हम लोग वहाँ से निकल चुके थे लगभग 7 बजे, पूरा दिन हमारा इसी में बीत गया था। अब हम निकले थे मनसा देवी के लिए। हमें पता है कि हम बहुत लेट थे, लेकिन देखते हैं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाए मनसा देवी, इसलिए हम हरिद्वार की हर की पौड़ी पे आ गए, क्योंकि वो भी उसी रास्ते पे था और पास में था। जब हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई तो हमें किसी ने बताया कि मनसा देवी के रूट अब बंद हो गए हैं, ट्रॉली बंद हो गई है। सुबह 8 बजे से ट्रॉली स्टार्ट होंगी, 5 बजे से मंदिर खुलेगा पैदल रास्ते के लिए। तो हमने सोचा चलो हर की पौड़ी घूम के आते हैं। हर की पौड़ी में भी इतनी भीड़, ओ भाई इतनी भीड़ थी, मैं क्या बताऊँ आपको। पर वहाँ बैठ के जो सुकून मिला है ना, उसकी बात ही है। हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए और मुझे पता है वहाँ जाके एक ऐसी वाइब्स आने लग गई, जैसे मतलब कि यार जब तक ज़िंदगी है तब तक तो है, लेकिन मरने के बाद तो सबको यहीं आना है। तो एक बार जीते जी ज़रूर घूम के आना चाहिए हर की पौड़ी। बहुत अच्छा दिव्य स्थान है, आपको वहाँ जाके एकदम दिमाग में सुकून शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ आप ऐसी जगह पर आए हो। उसके बाद हमने पूजा की गंगा माँ की। और मतलब अगर आप जा रहे हो
हरिद्वार गंगा जी के पास, तो आपको ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके सारे पाप नष्ट होते हैं, आप थोड़ा पुण्य में आपका हाथ लगता है। किसी ब्राह्मण से ये पूजा करानी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो वहाँ पंडित जी वगैरह बैठे रहते हैं, हमने उनसे ही पूजा कराई। और हमने एक जो दिया था अपने परिवार पितरों के सबके नाम का माँ गंगा में छोड़ा, उनके हाथ पैर जोड़े। सोचा था मनसा देवी जाने की, लेकिन आ यहाँ गए, वहाँ आज बंद था। वहाँ सुबह जाएंगे, है ना? सुबह जाएंगे ना वहाँ शिवाय? वहाँ सुबह जाएंगे ना। उसके बाद हम रात को आश्रम में आए, आश्रम में सोए। सवेरे हम दोपहर के लगभग 1 बजे हम आश्रम से निकल गए। आश्रम में हमने भंडारा ग्रहण किया, जो रसीद कटती है अपनी वो रसीद कटवाई, अपनी सेवा दी आश्रम। महाराज जी के आश्रम से अब हम लोग विदा ले रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग मनसा देवी। मनसा देवी चंडी देवी का टिकट लेने के लिए मैं यहाँ पर लाइन में लगी, और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ी बाद में पता चला कि काउंटर बंद हो गया है, टिकट ही नहीं मिल रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से निकल आए, क्योंकि मुझे पतंजलि भी जाना था शिवाय को दिखाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी था। 5 बजे तक का टाइम था वहाँ का। तो वहाँ से हम निकले, थोड़ी हमने वहीं पर शॉपिंग वगैरह की जो हमें करनी थी वहाँ के लोकल मार्केट से। तो जो थोड़ा बहुत सामान हमने खरीदा। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ के फिर सीधे निकल लिए पतंजलि योगपीठ की तरफ। और वहाँ जाने में हमें एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा तो लग गया, क्योंकि वो हरिद्वार से बाहर निकल के रुड़की रोड पे, और 3:30 लगभग वहीं बज चुके थे। तो मुझे ये चिंता हो रही थी कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं ज़्यादा भीड़ ना मिले, कहीं मैं दिखा ना पाऊं, क्योंकि मैं अगले दिन वहाँ नहीं रुक सकती थी। मुझे किसी भी हालत में उसी दिन दिल्ली निकलना था। तो लीजिए, हम पहुँच गए पतंजलि योगपीठ फाइनली, और जो कि दिखने में बहुत ही भव्य विशाल एकदम बड़ा सा बना हुआ था। सामने ये पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, बाकायदा ये पूरा अस्पताल है, और ये इनका मेन काउंटर है। यहाँ से आपको डिटेल मिलेगी, यहाँ से आपको फॉर्म मिलेंगे, वो फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। फिर आपको इनके रूम के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब हॉल के अंदर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक पेशेंट की OPD रसीद निकलेगी, वो OPD रसीद आपको खुद निकालनी पड़ेगी। वो स्वयं सेवा है, आपको केवल मशीन पे क्लिक करना है और वो रसीद अपने आप बाहर निकल आएगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका टोकन नंबर कौन सा है, और आपका टोकन नंबर के हिसाब से आपको डॉक्टर बुलाएंगे। तो मतलब देखने में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और बहुत ज़्यादा रश नहीं था। तो ये मैंने अपना टोकन नंबर निकाल लिया। अब टोकन नंबर लेने के बाद जो सामने मेन काउंटर थे रिसेप्शन वाले, मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ जाके मैं इनको ये फॉर्म जमा करूँगी। ये मेरे इस फॉर्म को पतंजलि के पर्चे में तब्दील करेंगे और सारी डिटेल्स डाल के मुझे देंगे, और मुझे बताएंगे मुझे किस रूम में जाना है। कुछ सर्विसेज इनकी मुझे एम्स की तरह लगी। उसके बाद मैंने शिवाय को दिखाया, अपने आप को दिखाया। बहुत अच्छे डॉक्टर थे वहाँ पर। सबसे बड़ी बात, पूरे अस्पताल में आपसे कोई 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेगा, कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं, कोई डॉक्टर की फ़ीस नहीं, मतलब आपको सिर्फ़ और सिर्फ दवाई के पैसे देने हैं। उसके बाद मैंने जनरली किसी से पूछा, मैंने कहा बालकृष्ण जी से मिलना है, बच्चे को दिखाना है। तो मुझे बोला किसी स्टाफ के सदस्य ने उनके कि वो फर्स्ट फ्लोर पर बैठते हैं, आप वहाँ जाके पता कर लो। लकीली मैं वहाँ गई और बालकृष्ण जी वहाँ थे, लेकिन वो अंदर किसी के साथ बिजी थे, तो मैं थोड़ा वेट करने के लिए बोला। थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्वामी रामदेव जी भी आए और हम उनसे मिले। हम तो एकदम देख के उन्हें हैरान हो गए, चौंक गए, पर वो हमसे अच्छे से बात करे। हमने उनके पैर छुए, शिवाय की परेशानी मैंने बताई, उन्होंने शिवाय के बारे में दवाई भी बताई। मतलब इतना बड़ा व्यक्ति आपसे इतने नरम तरीके से, इतने प्यार से बात कर रहा है, यही बड़ी बात है। मैं तो स्वामी रामदेव जी की आदत से, उनके व्यवहार से इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाना ही भूल गई। तब तक वो बालकृष्ण जी के ऑफिस में चले गए थे। उसके बाद हम आ गए कुछ खाने पीने, बहुत भूख लग रही थी। हमने इडली और कड़ी चावल खाए, वो बिल्कुल टेस्टी नहीं थे। फिर हमने यहाँ पर पकौड़ी और चाय ट्राई करी, जो कि बहुत टेस्टी थी। मतलब पकौड़ी तो लग रहा था पता नहीं काय से बना दी हैं, बहुत स्वाद थी। इतने बड़े व्यक्ति से मिलने के बाद मेरी तो खुशी का लेवल ही अलग था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिनकी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, जिनके प्रोडक्ट की, उनसे मैं सच में मिलूंगी, और बाकी में मुझे मिलके अच्छा लगा। स्टील के बर्तनों में चाय मिली है यहाँ पर, और पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं। उसके बाद हमने सोचा लाओ थोड़े फ़ोटो वोटो क्लिक करवाते हैं। मैं हाथ में ये सूट लेके इसलिए घूम रही थी क्योंकि मैंने वाइट कुर्ता पहना था। मुझे बाथरूम देख रही थी कि कहीं चेंज करने की जगह मिल जाए, ताकि मेरा कुर्ता। रामदेव जी की डिफेंडर, और अभी किसी से वो आए हैं और हमें जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मिले थे। ये देखो डिफेंडर स्वामी रामदेव जी की गाड़ी है, बाबा जी की। ये है सेंधा नमक, गेट के बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, और ये है फिटकरी। मतलब रामदेव बाबा भी फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं उसे, वास्तु। और ये सारे जो पौधे लगे हैं ना, ये सारे वैसे पौधे हैं, दवाई वाले।
जो सामने आपको ऑफिस दिख रहा है जहाँ बॉडीगार्ड खड़े हैं, यहीं बालकृष्ण जी बैठे हैं अंदर और उनके साथ स्वामी रामदेव जी भी अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग नाश्ता पानी करके लौट के वापस आ गए। हमने गार्ड से पूछा कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा बहुत टाइम लगेगा। हमने कहा चलो तब तक दवाई लेके आते हैं। बर्बाद ही करेगा भाई। अब तक तो टीवी में ही देखा था मैंने योगपीठ पतंजलि, पर असलियत का पतंजलि ये है। देखो भाई बहुत, ये देखो। अब हम जाएंगे मेगा स्टोर में। पतंजलि का सबसे बड़ा मेगा स्टोर यहीं पर है। एक चीज़ होगी यहाँ पर, ये डबल ट्रिपल स्टोरी बना हुआ है मेगा स्टोर भाई। पूरा परिधान भी है, सब कुछ है। ये जमा करना पड़ेगा, ले जाऊँ। कैफेटेरिया है छोटा सा यहाँ पर और ये सब सामान है भाई पतंजलि का। सोचा एक बार इनके परिधान वाले आउटलेट में घुसते हैं, देखते हैं कि क्या रेट है, कैसा क्या सामान है। तो भाई यहाँ पे घुसे, सामान तो बहुत सारा था, वैरायटी बहुत ही, पर्स वगैरह बहुत कुछ चीज़ें थी यहाँ पर ये क्वालिटी तो आपको दिल्ली में अलग से अच्छी जगह पे मिल जाएगी। मतलब इतना महंगा सामान है बहुत ज़्यादा। ये साड़ियाँ थी, साड़ी का मैंने रेट देखा 9,500 10,000 की साड़ियाँ थी। ये एक कौन ही लेगा भाई यहाँ से परिधान। मैंने तो फिर जैसे देखे वैसे के वैसे रख दिए। मुझे तो इनका रेट समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत महंगा कपड़ा था। उसके बाद हम चले गए अपनी दवाई, जो हमें ज़रूरत की चीज़ थी वो ख़रीदने के लिए। तो थोड़ा सामान हमने एक्सप्लोर किया कि जो हमें दिल्ली में नहीं मिल पाता है वो हम वहाँ से ख़रीद लें, लेकिन दिल्ली में सब कुछ अवेलेबल। दवाई ख़रीद के हम फिर से चले गए बालकृष्ण जी के ऑफिस में और सडनली वो हमें वहाँ पे मिल भी गए। एक लेडीज़ अपने बच्चे को लेके आई थी जो बुरी तरह रो रही थी। उन्होंने बहुत अच्छे से पेशेंस से उसके देखा। उसके शिवाय को नींद आ गई थी तो शिवाय को हमने गाड़ी में भिजवा दिया था। तो शिवाय मेरे पास था नहीं। मैंने शिवाय के बारे में उनसे पूछा, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे शिवाय के बारे में सब कुछ बताया, दवाई बताई, कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी बताया। फिर पति भाग के जाके शिवाय को लेने के लिए गए। स्वामी जी का नेचर इतना अच्छा था कि मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट की, बच्चे को दिक्कत है आप उसे देख लीजिए। तो उसके लिए वेट किया, उसके लिए रुके, उससे मिले, उसे देखा, उसके बारे में बताया, तब गए। पतंजलि योगपीठ से निकलने के बाद रास्ते में हमें एक ये एरोप्लेन ढाबा दिखा, या हवाई नाम था इसका, जहाँ पे एरोप्लेन के अंदर आपको बिठा के बाकायदा आपको खाना खिलाया जाएगा। भूख भी लग रही थी, रात भी हो गई थी, लगभग 12:30 से बज रहे थे। खाना भी हमें खाना ही था। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे नया एक्सपीरियंस एक गेन करें और यहाँ पर चलें। तो हम यही सोच के बस वहाँ पर रुक गए और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जैसे प्लेन का टिकट मिलता है वैसे टिकट दिया। 300 रुपये पर पर्सन टिकट था। अंदर जाने के बाद आपको जैसे आप डिश ऑर्डर करोगे उस हिसाब से आपके डिश के रेट थे यहाँ पर। तो ये एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। रामदेव जी से मिलना, बालकृष्ण जी से मिलना और एरोप्लेन में खाना खाना, ये 3 चीज़ें मेरे साथ बड़ी हुई। एक यहाँ पे छोटा सा डीजे भी लगा रखा था, आप आराम से मस्त नाचो कूदो कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है। एंट्री गेट बिल्कुल वैसा था जैसे आप रियल एरोप्लेन में जा रहे हो। वहाँ पर शिवाय को लगा कि उसे चप्पल निकाल के जाना है तो वो चप्पल निकालने लगा, पर हमने उसे बताया बेटा नहीं चप्पल नहीं निकालनी, मंदिर नहीं है ये, ऐसे चलो अंदर। फिर हम लोग अंदर गए। हम लोगों ने जब हम अंदर घुसे तो देखा कॉकपिट के अंदर बिल्कुल जैसे ना पायलट होते हैं, जिससे सब होता है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट सब वैसे था, सब वैसे रेडी होकर घूम रहे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके अंदर, पर मुझे खाना इतना अच्छा नहीं लगा, सच बताऊं मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। और हमारे टिकट 4 लोगों के 1200 रुपये के थे, पर खाना सब टोटल मिला मुलू के 2500 या 2000 के आसपास हो गया था हमारा, क्योंकि टिकट के पैसे उसमें एडजस्ट हो गए थे इसलिए। अब आप सोच रहे हो कि 4 लोग कौन, तो एक बच्चा वो हमारे घर के पड़ोस में रहता है, मेरे हस्बैंड को बहुत मानता है, तो वो साथ में गया था। और एक ड्राइवर था, मतलब कोई भी ड्राइवर अगर हमारे साथ जाता है तो मेरे पति उसे अपने साथ में बिठा के खाना खिलाते हैं, ये उनकी आदत है। मुझे आदत उनकी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हर कोई साथ में बैठ के खाने लायक नहीं। मतलब आप फैमिली ट्रिप में कैसे किसी अननोन पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हो, अपने साथ में सुलाना, अपने साथ में खिलाना, ये चीज़ ज़माने के हिसाब से अच्छी नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी सब पे विश्वास कर लेते हैं, पर मुझे जल्दी किसी पे विश्वास नहीं होता। आप मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ तो। चलो फिर हम थोड़ा डांस वांस करने के लिए आ गए डीजे फ्लोर पे। उसके बाद हमारी ये ट्रिप यहीं पर लास्ट हुई। इसके बाद हम घर पहुँच गए। और आपको हमारे व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को। और हम लोगों को तो इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया। अगर आपको कुछ अपना कमेंट शेयर करना है, कुछ बताना है या कुछ बोलना है कि मैंने कोई गलती करी, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तब तक के लिए बाय, मिलूंगी अगले वीडियो में।